नमस्कार दोस्तों। इसके पहले जो वीडियो हुआ था उसमें हमने संधि के दो प्रकार स्वर संधि, व्यंजन संधियों के बारे में अधिक चर्चा की थी। अब हमें विसर्ग संधि किसे कहा जाता है और उसे किस तरह से पहचानना है, इसकी अधिक चर्चा करनी है। तो आइए देखते हैं विसर्ग संधि किसे कहा जाता है, उसकी परिभाषा। विसर्ग चिन्ह इस तरह से लिखा जाता है, दो डॉट होते हैं इस तरह। इसे विसर्ग चिन्ह कहते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यह हो गई इसकी परिभाषा। लेकिन मेरे प्रिय साथियों, परीक्षा में अगर इसे ठीक तरह से आपको हल करना है तो आपको कुछ टेक्निक्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना। देखिए कैसे पहचाने विसर्ग संधि किस प्रकार पहचानी जाती है। अब पहला है र, ऊपर जो रो वाला शब्द होता है उसे आपको देखना है। श और स जॉइंट लेटर आते हैं। उसके बाद ई के बाद र आने पर, दीर्घ ई के बाद र आने पर भी विसर्ग संधि होती है। श, स और दूसरा श यह हलंत शब्द है के बाद त, च, क जैसे व्यंजन आने पर, हलंत यानी आधे शब्दों के बाद, वहां पर क्या है व्यंजन आने पर, और ओ का प्रयोग। जो शब्द आपको परीक्षा में दिया जाएगा उसमें दूसरे शब्द में ओ का उच्चारण होता है, प्रोनाउंसिएशन, ओ का प्रोनाउंसिएशन होता है, तो भी वहां पर वो क्या होती है, विसर्ग संधि होती है। तो ये दो तीन बातें अगर आपने याद रखी तो भी आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी मेरे प्रिय साथियों। तो आइए देखते हैं विसर्ग संधि कैसे वापर करना। अब पहला है रफा वाला लेटर। देखिए र का इस्तेमाल किया है, सो लिखना किस प्रकार है, दू, इसका वर्ण विच्छेद, बाद में विसर्ग चिन्ह और जन्म। देखिए वर्ण विच्छेद, संधि विच्छेद किस प्रकार किया, बाद में दू, लभ, र वाला ऊपर निर्लज्ज शब्द है, इसके बाद नी, लज, ओके, दुर्बल, दू, संधि विच्छेद किया तो र निकल जाता है, याद रखिए। निर्जन, नी, बाद में जन। देखिए र निकल रहा है संधि विच्छेद करते समय। इसके बाद में आशी, वाद, निर्बल शब्द आया है, नी, बल। देखिए र वाले शब्द हम देख रहे हैं, निश्चेष्ट। देखिए ज्वाइंट लेटर मैंने आपके सामने कहा, ज्वाइंट लेटर मैंने आपको वहां पर कहा, बराबर। तो ज्वाइंट लेटर यहां पर दिया, सो उसकी ओर आपको क्या करना है, ध्यान देना। श और स का इस्तेमाल, देखिए श के बाद च का इस्तेमाल हो गया, श के बाद च का इस्तेमाल, नी, बराबर है। बाद में चेष्टा,
निश्चेष का शब्द दिया तो उसके बाद वहां पर क्या है ये शब्द हो। नेक्स्ट निस्तेज। निस्तेज में देखिए निस्तेज स के बाद त का इस्तेमाल होगा, के बाद त व्यंजन, स के बाद त का है नी तेज। ओके, इसके बाद कर वाला शब्द है स। देखिए यहां पर आपके सामने दू साहस। ओके, बाद में निसंदेह स का इस्तेमाल देखिए संदेह। ओके, बाद में यहां पर भी देखिए नी पूरा श निकल जाएगा, आधा श है इसलिए निष्प्राण। दोबारा आधा श है हलंत नी प्राण। उसके बाद आधा श है हलंत वाला नी फल। उसके बाद देखिए दीर्घ ई के बाद र व्यंजन, न के बाद ई दीर्घ है इसलिए र व्यंजन आया है, विसर्ग संधि होती है। सो नी रव। उसके बाद दोबारा आधा हलंत वाला शब्द है नी काम। याद रखिए अभी ओ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, यहां पर देखिए ओ। देखिए यहां शब्द ओ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो तपो बल। फ को ओ उच्चारण यहां पर दिखाई दे रहा है तो आपको लिखना है तपो, बाद में भूमि। ओ का प्रोनाउंसिएशन यहां पर प्रातः काल। देखिए बाद में मनोहर मनो, ओ का उच्चारण हो रहा है और उसके बाद निरोध। और मनो, मनो में भी ओ का उच्चारण हो रहा है। ओके, सो यहां पर हमने वहां पर क्या किया है, विसर्ग संधियों के कुछ उदाहरण बताए। एकदम आसान है, विसर्ग संधि करना एकदम आसान है। सिर्फ ये टेबल आपको वहां पर कुछ नुस्खा बताए कैसे पहचाने। र का इस्तेमाल यहां पर हुआ है, कुछ उदाहरण हमने देखे। बाद में श और स का उदाहरण है, यहां पर उदाहरण है, यहां पर उदाहरण है। निसंदेह दुस्साहस में ई के बाद र का आने पर विसर्ग संधि होती है। नी के बाद वहां पर क्या है, र का इस्तेमाल हो गया। उसके बाद श स जैसे शब्द के बाद त च क जैसे व्यंजन आते हैं, जैसे हमने वहां पर देख लीजिए श के बाद वहां पर च व्यंजन आया, स के बाद त आया है, तो आप वहां पर क्या कर सकते हैं, ओ का उच्चारण देखो कपो बल, कपो मनो मनो, याद रखिए। और श स कुछ हलंत शब्द है, देखिए आधे आधे शब्द आए तो वह भी क्या हो सकते हैं, विसर्ग संधियों के कुछ उदाहरण हैं, विसर्ग संधियों के कुछ उदाहरण।
याद रखिए। सो आपके सामने वहां पर क्या किया है बताया, आपके सामने क्या किया है कुछ बताया, याद रखिए। सो ये एग्जाम्पल हमने देख ली। अब इस पूरे उदाहरणों को देखने के बाद एक बात हमें पता चली है माय डियर स्टूडेंट्स, जो आप वहां पर समझ सकते हैं कि हर एक विसर्ग संधि में देखिए जो शब्द लगे हैं वह उपसर्ग वाले दिखाई देते हैं। कौन से दिखाई देते? उपसर्ग वाले शब्द वहां पर दिखाई देते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है प्रीफिक्स। तो इन उपसर्ग वाले शब्दों जिसका हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी विसर्ग संधि तैयार होती है। तो ये कुछ टेक्निक अगर आपने याद रखा तो आसानी से आप वहां पर क्या कर सकते हैं, विसर्ग संधि परीक्षा में पूछा जाने पर इसे हल कर सकते हैं। इसलिए ये जो टेक्निक्स कुछ मैंने आपके सामने बताए हैं उसे आपको क्या करना है, याद रखना। तो आपके सामने संधि पहचानने की जो समस्या है वह समस्या वहां पर क्या है, आसानी से उसका समाधान आपको मिल सकता है। तो ये उदाहरण आपके सामने मैंने जो दिए हैं, इस उदाहरणों को देखने के बाद आशा करता हूं कि आपको विसर्ग संधि किसे कहा जाता है, उसे किस तरह से पहचानना है, यह समझ में आ गया हो। धन्यवाद।